अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ मैथ एक्शन पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मैथ एक्शन है क्या चीज़ और लॉ ऑफ मैथ एक्शन किन लोगों ने बनाया। तो आइए देखते हैं। हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, CM गोल्डबर्ग एंड P वेग। इन्होंने 1869 में ये लॉ पेश किया। इन लोगों ने क्या किया, डिफरेंट रिएक्शन को स्टडी किया और डिफरेंट रिएक्शन को स्टडी करने के बाद हमारे पास एक जनरल सा एक स्टेटमेंट दिया। वो ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है, उसके एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए हमारे पास जो एक्टिव मैस क्या चीज़ है, इस डेफिनेशन को समझने से पहले आपको एक्टिव मैस का पता होना चाहिए। तो जो हमारे पास एक्टिव मैस है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमारे पास 10 मोल्स है किसी भी चीज़ के। अगर उसमें 10 मोल्स में से 4 मोल्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में यूज़ हो जाते हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले लेते हैं तो वो हमारा एक्टिव मैस होता है। तो एक्टिव मैस फिर क्या हुआ, वो मैस किसी भी सब्सटेंस, कंपाउंड या मॉलिक्यूल का वो मैस जो एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसे एक्टिव मैस बोलते हैं। और एक हम जनरल एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 केजी एप्पल्स हैं। उस 10 केजी एप्पल्स में से हमने क्या किया है, इन 10 में से 3 केजी हमने खा लिए हैं। तो जो हमने कंज्यूम कर लिए हैं, खा लिए हैं, वो हमारा क्या है, एक्टिव मैस है। और रिमेनिंग हमारा जो 7 केजी बचता है वो एक्टिव मैस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ 3 केजी ने हमारा 3 केजी हमने क्या किए, खाए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास एक्टिव मैस होता है वो ऐसा मैस होता है जो एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। तो आइए अब हम देखते हैं डेफिनेशन। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैस। जो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के रिएक्ट करने का जो रेट होता है, रिएक्ट करने की जो स्पीड होती है, वो उसके एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और उसका जो दूसरा पोर्शन है डेफिनेशन का वो ये है, द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जो हमारे पास इसमें एज अ होल रिएक्शन की बात हो रही है, जितनी भी स्पीशीज हिस्सा लेंगी, जितने भी सब्सटेंसेस हिस्सा लेंगे, उनके जो रिएक्ट करने का जो रेट है उनके एक्टिव मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आइए अब हम देखते हैं एक जनरल सा रिएक्शन और उसमें हम एक रिलेशन निकालेंगे जो कि लॉ ऑफ मैथ एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास फ़र्ज़ करें ये एक रिएक्शन है A+B। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन के तहत एक प्रोडक्ट बनाते हैं CD। अब क्या है हमारे पास, A और B क्या है हमारे पास, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब ये जो हमारा मैस है जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा उसे एक्टिव मैस बोलेंगे। और उस ये जो रिएक्टेंट्स है, एक्टिव मैस है, इसको हम मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं कि ये क्या है, हमारी मोलर कंसंट्रेशन है। और इसका जो यूनिट है हमारे पास वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और इसे एक ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी हमारे पास क्वांटिटी इस ब्रैकेट में लिखी होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है किसी भी रिएक्टिंग सब्सटेंस की। अब देखें ये तो अब A+B ये क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे CD। अब देखें हमारे पास जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है वो है हमारे पास A+B जो कि क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हमारे पास एक प्रोडक्ट बना देंगे। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले रिएक्शन को हम KF से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है, यही वाले जो हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं ये दोबारा डिकम्पोज होके टूट के क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। तो जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन का रेट होगा उसको हम KR से रिप्रेजेंट करेंगे। और
हमने अब क्या करना है, जो हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है वो हमारे पास आई हैं। ए भी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, बी भी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है, और इधर सी और डी भी क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। चार हमारे पास ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन। इनको हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया कि मोलर कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट्स की सूरत में लिख देते हैं। तो ये ए क्या हमारी मोलर कंसंट्रेशन बन गई, बी क्या है, ये भी हमारी मोलर कंसंट्रेशन है, सी क्या है, ये भी मोलर कंसंट्रेशन है, और डी क्या है, ये भी मोलर कंसंट्रेशंस हैं। इनको हमने ब्रैकेट्स में लिख लिया है। अब देखिए जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है वो है ए और बी के। ए और बी क्या थे, रिएक्टेंट से। अब देखें जो हमारा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा वो डिपेंड करता है, आपको पता है कि प्रोडक्ट्स पे। तो जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन is directly proportional to the C concentration and D concentration। क्यों C और D लिखा है, क्योंकि ये हमारा था प्रोडक्ट, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड किस पे करता है, हमारे पास प्रोडक्ट पे करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनैलिटी को क्या करेंगे, हम ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी एक कांस्टेंट लगा देंगे, जिसे स्पेसिफिक रेट ऑफ कांस्टेंट भी बोलते हैं। वो हमारा क्या है, के एफ है इस केस में, और रिवर्स केस में क्या आएगा हमारा, के आर आएगा। अब हमने इन दोनों के दरमियान क्या निकालना है, एक रिलेशन निकालना है। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में जब एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो उसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास के एफ है वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास के आर के। एक जी, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, एक दूसरे में तवाज़न आ जाता है, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो अब हमने अगर रिलेशन मज़ीद इनको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, हम इस के आर को इसके नीचे ले आएंगे, के एफ ओवर है के आर, और जो हमारे पास ये कंसंट्रेशन है ये इसके नीचे चली जाएगी। तो ये क्या होगा, सी डी ओवर ए बी। तो हमारे पास के एफ और के आर ये हमारे पास के सी के इक्वल होता है। हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और के रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के दरम्यान जो रिलेशन है ये हमारे पास इक्वल होता है के सी के। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे रिएक्शन को जितनी भी हमारे पास कंसंट्रेशन आई हैं उनको हम के सी के इक्वल कर दें। के सी इज इक्वल टू सी डी और ए और बी जी। तो ये हमारा एक सिंपल डेरिवेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन का। एक्चुअली इसमें हमें क्या पता चलता है कि एक जो हमारे पास एक्टिव मैसेज होते हैं उसकी कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। एक जो रिएक्शन की स्पीड होती है और उसमें जो यूटिलाइज होने वाली जितनी भी कंसंट्रेशन है, जितनी भी मिकदारें हैं या एक्टिव मैसेज हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। अब हम आने वाले लेक्चर में हम इसका जो रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन है एक जनरल रिएक्शन के साथ करेंगे कि किस तरह से हम एक जनरल रिएक्शन को लेकर एक रेट कांस्टेंट का जो डेरिवेशन है किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।